हेलो गाइस, आपने सीमैट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2021 का मेरा सॉल्यूशन देखा होगा और मेरे ख्याल से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी उसके थ्रू बनी होगी। अब हम शुरुआत करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, पूरा का पूरा डिस्कशन उसका स्टार्टिंग फ्रॉम डाउन टू अप, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे होता जाए डाउन टू अप। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50, जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन हमारे आज के डिस्कशन का ये पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से, जरा देखिएगा। ये कहता है ए बी सी डी प्ले टेनिस, बी एंड सी प्ले फुटबॉल ऑल्सो। ठीक है, तो अगर ए बी सी डी प्ले टेनिस, तो अगर मैं ये बोलूं, ये जो भैया ए बी सी डी है, ये इस पर्टिकुलर यूनिवर्स के अंदर लाई करता है, और जो यूनिवर्स है टेनिस का। ठीक है भाई, और उसका कहना है बी एंड सी प्ले फुटबॉल ऑल्सो। ठीक है भाई, तो बी और सी ऐसे प्राणी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, एट द सेम टाइम टेनिस तो खेलते ही खेलते हैं, है ना। डी ऑल्सो, सॉरी, डी डज नॉट प्ले चेस बट प्ले बैडमिंटन। अब डी एक ऐसा प्राणी है जो कि क्या करता है, चेस नहीं खेलता, तो चेस इसके बाहर आएगा, लेकिन बैडमिंटन खेलता है। ठीक है, और चेस के बारे में हमें कहीं पे मेंशन नहीं है कि भैया ए बी सी और डी में से कौन कौन चेस खेलता है, कौन कौन चेस नहीं खेलता है। इससे हमें मतलब भी नहीं है। ठीक है, हु प्लेज ओनली टेनिस, तो अगर मैं श्योरिटी से एक बात बोलूं, तो ए जो है वो फुटबॉल के वर्ल्ड में नहीं मेंशन है, तो फुटबॉल इसका मतलब हम उसको उसको फुटबॉल के सर्कल से बाहर लेंगे। ठीक है भाई, और डी जो है वो चेस नहीं खेलता बट बैडमिंटन खेलता है, तो हम उसको बैडमिंटन के अंदर तो लेंगे, लेकिन बाकी किसी पोर्शन में नहीं लेंगे। ठीक है, तो अभी जो दिखने में लग रहा है कि हु प्लेज ओनली टेनिस, वो इकलौता एक ही पर्सन है, इसका नाम है ए। तो ए को हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये मेंशन कहीं पे नहीं था कि ए क्या खेलता है क्या नहीं खेलता है, कौन से कॉम्बिनेशन में खेलता है, सो। ठीक है, बट या जितना इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके थ्रू ये सॉल्यूशन ही हम निकाल पा रहे हैं। सो द आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जी अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कि अमन इज 5 रैंक्स अहेड ऑफ ईशा इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो टोटल जो बच्चे हैं उस पर्टिकुलर क्लास में वो 30 है, और अमन जो है वो ईशा से 5 रैंक्स अहेड है, मतलब बेटर है। ठीक है भाई, इफ ईशाज रैंक इज 14 फ्रॉम द लास्ट, then what is Aman's rank starting from Chetan at the first position? ठीक है, अब जरा एक बात सुनिएगा। जब मैंने आप लोग को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सिखाई थी, तब मैंने एक डिस्कशन किया था आपके साथ, और वो क्या था कि अगर ए जो है वो फर्स्ट है फ्रॉम द स्टार्ट, तो जो जी है वो है फर्स्ट फ्रॉम द एंड, है ना। जिसकी वजह से जो समेशन होता था, ठीक है, फर्स्ट और 26 जो कि जी होता है, वो 26 पोजिशन पे होता है, इन दोनों का समेशन जो है वो 27 ही होगा हमेशा। सेम लॉजिक मैं यहां पे भी अप्लाई कर सकता हूं। समझ में आ रही है आपको बात? कैसे? जो भी फर्स्ट पोजीशन पे होगा उसका समेशन सब लास्ट पर्सन से 31 होगा। क्यों? क्योंकि जो 30th रैंक वाला पर्सन है और जो मेरा फर्स्ट पोजीशन वाला पर्सन है, इनका समेशन क्या होने वाला है? 31 ही होने वाला है। सेकंड और सेकंड लास्ट का समेशन 31 होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का समेशन 31 होगा, एंड सो ऑन। वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इनका समेशन होने वाला है 31। अब उसका क्या कहना है कि ईशा की जो रैंक है वो है 14 फ्रॉम द लास्ट। इसका मतलब जो उसके साथ में कंबाइंड होगा वो कौन होगा? 14 फ्रॉम द बिगनिंग होगा। ठीक है भाई, तो जो 14 फ्रॉम द बिगनिंग होगा उसके साथ हमारी ईशा रही होगी, विच इज 14 फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो 14 फ्रॉम द लास्ट की पोजीशन हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 14 प्लस समथिंग शुड बी इक्वल टू 31, तो ये क्या हो जाएगा? 17th, है ना। तो जो ईशा है हमारी, उसकी पोजीशन हो जाएगी कौन सी? 17th। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप।
अब उसका कहना है कि अमन जो है वो 5 रैंक्स अहेड है। अहेड का मतलब रैंकिंग में जब बात होती है तो बेटर है। बेटर है इसका मतलब उसकी रैंक का जो नंबर है वो कम होगा। ठीक है, अब उसकी रैंक का नंबर कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सोच सकते हैं कि 5 रैंक बेटर है तो -5 करके देखो, है ना, तो उससे आपका रैंक आ जाएगी। जब आपने -5 करके देखा तो यहाँ पे आ गया 12th एंड दैट वुड बी रैंक ऑफ अमन। एंड ये रैंक कहाँ से होगी, स्टार्टिंग से ही होगी। ठीक है, सो अमन की रैंक हो गई क्या, 12th फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो आंसर क्या है, 12th है बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी बताया। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो भैया ये जो 48th क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। ये कहता है ए सेज टू बी, ठीक है, आई एम, मतलब ए जब बोल रहा है तो आई का मतलब ए हो जाएगा। सो ए इज द मदर ऑफ योर कौन हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। तो बी का योर ग्रैंडफादर, तो बी के जो ग्रैंडफादर है, आई एम द मदर ऑफ योर ग्रैंडफादर्स सन। ग्रैंडफादर का जो सन होगा उसकी ए कौन है, मदर है। अगर उसकी मदर है इसका मतलब ए वुड बी द वाइफ ऑफ दिस ग्रैंडफादर, है ना। तो चलो अब जब हम समझ चुके हैं तो अब मैं इन दोनों को इस तरीके से बना के दिखाता हूं। सो ए बोलती है मैं मदर हूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके हस्बैंड रहे वो कौन होंगे, दैट वुड बी द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ठीक है, अब सुनिए स्टेटमेंट को। A says to B, I am the mother of your grandfather's son. So B के जो ग्रैंडफादर है वो ये हो गए, उनका जो सन है वो ये हो गया। ठीक है, उसकी ये मदर है, उनकी ये मदर है। ठीक है, सो हाउ इज ए रेटेड टू बी, ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम बी रेटेड टू के बाद जो आया हमने उससे पूछा कि वो ए को क्या बुलाए। सो बी वुड बी कॉलिंग ए his or her grandmother. So grandmother मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो भाई जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो बात करता है किसके बारे में, एनालॉजी के बारे में। ठीक है, एनालॉजी क्या होती है, सिमिलर लॉजिक। ठीक है, जैसे प्रपोर्शन होता है जहां पे पहले दो चीजें जो लॉजिक फॉर्म करती हैं वही बाकी दो चीजें लॉजिक फॉर्म करती होनी चाहिए, तभी उसको आप एनालॉजी बोलोगे। ठीक है, in analogy, you are required to guess the relation between the two given words and fill in the blanks after finding the similar relationship by choosing any word from the options given below. ठीक है भाई, तो यहाँ पे उसने बोला बीज जो है स्वॉर्म और लायंस जो है वो क्या होंगे। तो आपने अगर पता होगा कि कई बार बोलते हैं ना कि अगर बीज किसी के पीछे पड़ती है तो वो स्वॉर्म ऑफ बीज एक साथ पड़ती है, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीज। ठीक है, जब बीज बहुत एक साथ जो अपना ग्रुप बनाती है तो उसको हम बोलते हैं स्वॉर्म। तो लायंस अगर आपको पता है तो कैट्स का इकलौता एक फॉर्म है। ठीक है, एक कैटेगरी है जो ग्रुप्स बनाती है और उसको बोलते हैं हम प्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे लायंस का क्या आंसर होगा, प्राइड होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सो दैट बिकम्स आवर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए भाई अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बात करता है चूज द मिसिंग आइटम्स इन द सीरीज। अब ये टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको लॉजिक बताया था कि आपको ए से लेकर जी तक सभी के सभी याद होने चाहिए। उसको किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, उसके लिए आप लोग एक बार वो अल्फा न्यूमेरिक वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सी इज द थर्ड वन, डी इज द फोर्थ वन, ठीक है, एफ इज द सिक्स्थ वन, जी इज द सेवेंथ वन। ठीक है, सो 3 4 6 7, तो 3 और 4 में आया 1 का गैप, 4 और 6 में आया 2 का गैप, 6 और 7 में वापस आया 1 का गैप। ठीक है, अब देखते हैं आई जे एल एम में क्या लॉजिक है। सो आई होता है 9, जे होता है 10, एल होता है 12 और एम होता है 13। तो यहाँ पे लॉजिक हमें नजर आ रहा है, फिर से 1 का गैप, 2 का गैप, 1 का गैप। ठीक है,
OPRS, ठीक है। ई ज्योति का लॉजिक 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो यहाँ पे जो O है वो क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, O फॉर्म कर रहा है हमारा 15th, ठीक है। तो ये वाला P16 होगा, ठीक है। R जो है वो 18 होगा और S जो है वो 19 होगा। फिर से 1, 2 और 1 का गैप, ठीक है। अब अगला वाला जो पैटर्न है उसमें भी हमें कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या देखना पड़ेगा, ये जो CDFG था वो था 3, 4, 6, 7 एक ग्रुप, फिर अगला आ गया 9, 10, 12, 13 अगला ग्रुप, फिर अगला आ गया 15, 16, 18 और 19 अगला ग्रुप। तो अगर आप इनमें भी कॉम्बिनेशन देखो तो यहाँ पे लास्ट और इसके नेक्स्ट वाले में प्लस के 2 का गैप है, प्लस के 2 का गैप है। इसका मतलब 19 और इसके अगले वाले में प्लस के 2 का गैप होगा, मतलब वो 21 होगा, है ना। तो वो बनेगा हमारा U, ठीक है। सो U वुड बी द नेक्स्ट वन, ठीक है। उसके बाद 1 का गैप तो वो बन जाएगा 22 जो कि V होता है। फिर आएगा 2 का गैप मतलब 24, UVWX, X हो जाएगा 24 और फिर Y आ जाएगा विच वुड बी 25, ठीक है। सो यहाँ पे आया 21 एंड दैट वुड बी अ लॉजिक। यहाँ पे चारों जो है वो सेम पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आंसर आ चुका है हमारा यू वी एक्स और वाई, यू वी एक्स और वाई सी ऑप्शन है वो हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर ये फिफ्थ वाला अननोन होता, मतलब ए बी डी ई अगर अननोन होता तो हम कैसे सोचते, मैं वो और आपको बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि कंसेप्शन क्लैरिटी आपकी होना वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो अब ए कैसे आया, क्योंकि ए से लेकर जी तक फॉर्म करता है 1 से लेकर 26, ठीक है। जो 27th होता है वो वापस साइकिल बन जाती है 1 से लेकर 26 की, ठीक है। मतलब 27 जो है वो ए हो जाएगा, 28 जो है वो बी हो जाएगा, 29 जो है वो सी हो जाएगा एंड सो ऑन सो ऑन सो। ये भी एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं प्लस प्लस 2 करूं तो क्या हो जाएगा 27 विच वुड अगेन बी ए। और फिर आप वही पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि 1 का गैप मतलब बी, फिर 2 का गैप तो मतलब डी, और फिर वापस 1 का गैप तो मतलब, इसीलिए यहां पे ए बी डी ई आया था, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर बाय, ठीक है बेटा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंश इज टॉलर देन अक्षता बट शॉर्टर देन शरद। अक्षता इज शॉर्टर देन शरद बट टॉलर देन स्नेहा, हु इज द टॉलेस्ट वन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, जो जो पढ़ते जा रहे हैं वो लिखते जाओ, ठीक है, बस इतना ही करना है। अंश इज टॉलर देन अक्षता बट shorter than, but is a conjunction used for the first noun, मतलब अंश, अंश is shorter than शरद, तो अंश के पहले आ जाएगा शरद। अक्षता is shorter than शरद, ये तो लॉजिकली हो गया, है ना, क्योंकि जब अक्षता अंश से भी शॉर्टर है तो शरद से तो शॉर्टर होगी ही होगी, ठीक है। बट टॉलर देन स्नेहा, वापस बट इज अ कंजंक्शन यूज फॉर द फर्स्ट नाउन, मतलब अक्षता यहाँ पे, तो अक्षता इज टॉलर देन स्नेहा। तो ये हो जाएगा इन चारों बच्चों का सीक्वेंस। एंड हु इज द टॉलेस्ट वन, सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ है वो है शरद, तो शरद वुड बिकम द टॉलेस्ट वन। सो शरद आ जाएगा मेरा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। पी इज द फादर ऑफ आर, तो पी जो है वो फादर है किसका, आर का। क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी, क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी, ठीक है भाई। आर इज द ब्रदर ऑफ सी, सो आर इज द ब्रदर ऑफ सी, मतलब पी के दो बच्चे हो गए, ठीक है। एंड एस इज द मदर ऑफ पी, सो एस हो गई मदर ऑफ पी। अगर एस इज द मदर ऑफ पी, सो एस इज द मदर ऑफ क्यू एंड पी बोथ, है ना। और एस इज द मदर, तो हम इसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। हाउ इज आर रिलेटेड टू एस,
आर रेटेड टू एस, मतलब रेटेड टू के बाद क्योंकि एस आया तो मैं एस से पूछूंगा कि वो आर को क्या बुलाएगी। सो एस जो है वो आर को अपना ग्रैंड सन बुलाएगी। सो द आंसर वुड बी ग्रैंड सन। ठीक है, अगर आपने ब्लड रिलेशन का सेशन नंबर 1 और 2 मेरा अटेंड नहीं किया है तो ऑब्वियसली आपको एक कंसेप्ट थोड़े से ट्रिकी लगेंगे, समझ में कम आएंगे। तो मेरा वही सजेशन है कि आप वापस जाएं, ये सेशंस अटेंड कर लें, ताकि ये कंसेप्ट आपको बहुत प्रॉपरली क्लियर होते जाए और हम इतनी ही स्पीड से अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन को भी सॉल्व करके आप। ठीक है, क्वेश्चन 43rd, given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. assertion क्या होता है, ये मैंने माना और ये मानने का मेरा ये रीजन था। तो जो मैंने माना उसको हम बोलते हैं assertion या assumptions, और reason is the reason behind that particular assumption. ठीक है, so solar energy is in abundance on the planet earth. ये क्या है, ये हमने मान लिया। सोलर एनर्जी इज अवेलेबल ओनली इन समर सीजन। ठीक है, सोलर एनर्जी उसका कहना है कि वो सिर्फ समर सीजन में अवेलेबल होती है। तो क्या ये रीजन हो सकता है, मेरे को नहीं लगता। ठीक है, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं सोलर एनर्जी इज इन अबंडेंस ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है, तो ये हमारा एसर्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसका रीजन कहीं से ये नहीं है कि सोलर एनर्जी सिर्फ समर सीजन में ही अवेलेबल होती है। ठीक है, तो रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक, तो ए इज ट्रू बट बी इज बट आर इज फॉल्स, ये आर यहां पे लिखा होना चाहिए था, मेरे ख्याल से ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, एंड यस दैट इज द आंसर एज वेल। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अगर वो ये कहता है कि सोलर एनर्जी हमारे प्लैनेट में अबंडेंस में है तो हम ये क्यों बोलेंगे कि वो सिर्फ समर में ही हमें मिलती है। ऑब्वियसली लॉजिकल बात है ना। ठीक है, हमें हमारा रीजन कुछ ऐसा होना चाहिए था जो हमें ये बोलता कि क्योंकि sun is at a closer distance with other planets, with respect to other planets, and thereby sun is a readily available source for our planet, ऐसा कुछ अगर वो मेंशन करता तो वो रीजन हो सकता था हमारे ये पर्टिकुलर एजर्शन का। ये पर्टिकुलर रीजन नहीं है जो यहाँ पे मेंशन किया गया। सो 43rd ये था। ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स एंड रीड द स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली हमारा पोर्शन है ऑफ वेन डायग्राम्स इन रीजनिंग। वेन डायग्राम में कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टोटली अलग कंसेप्ट होता है, लेकिन रीजनिंग में आपको बस ये देखना होता है कौन सा आपस में कॉमन है या कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल मेंशन है वो मेंशन कर रहा है टीचर्स को, जो सर्कल है वो मेंशन कर रहा है डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स में कुछ होते हैं सर्जन जो कि स्क्वायर के थ्रू मेंशन किया गया है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ सर्जन भी होंगे जो डॉक्टर्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं जो टीचर्स भी है, तभी इन दोनों का कॉमन पोर्शन है। और टीचर्स और सर्जन का आपस में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है। इसका मतलब कोई भी टीचर सर्जन नहीं हो सकता, कोई भी सर्जन टीचर नहीं हो सकता। ये मैंने आपको बेसिक समझाया कि ये बोलना क्या चाह रहा है इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन या स्टेटमेंट्स पहले। ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स, ऑल टीचर्स क्या डॉक्टर्स हैं, नहीं है। ठीक है, ऑल टीचर्स तब डॉक्टर्स होते जब डॉक्टर्स के पूरे सर्कल के अंदर पूरा का पूरा ट्राइंगल होता तब। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 नहीं है। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, यस सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, क्योंकि ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट अभी तक ट्रू थी। ऑल सर्जन्स आर डॉक्टर्स, यस ऑल सर्जन्स आर डॉक्टर्स, बट अगर वो ये बोलता ऑल डॉक्टर्स आर सर्जन्स, नो। ठीक है, क्योंकि सर्जन बड़ा स्क्वायर नहीं है, जो सर्कल है वो बड़ा है, इसका मतलब सारे के सारे सर्जन्स वुड बी अ पोर्शन ऑफ द डॉक्टर्स, तो ये भी सही है। सो 2 एंड 3 आर ट्रू, 1 इज फॉल्स। 2 एंड 3, 2 एंड 3 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो वो मेरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, सोफिया इज वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो हमारे 4 मेजर डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है,
जिस तरीके से हम लिखते भी हैं, वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अगेन अगर आपने अभी डायरेक्शन सेंस का मेरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो बैक टू द ऐप और वहां से आप ये चैप्टर पढ़े, तो आपको ये वाले कंसेप्ट के और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐप लिंक ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता ही है। सोफिया इज वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो सोफिया किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम शी टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। देन अगेन टर्न्स 45 डिग्री राइट, ठीक है। सो 0 डिग्री मतलब ऊपर, है ना, लेफ्ट का मतलब हो जाएगा इस तरफ और राइट का मतलब हो जाएगा इस तरफ, तो वो 45 डिग्री राइट मतलब ये होता 0 डिग्री, उससे 45 डिग्री वो मूव करी है। इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग नाउ, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में है वो, तो वो डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। सो द आंसर वुड बी नॉर्थ ईस्ट, सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड flower is written as 325716 और right is written as 76481, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉमन पोर्शन देखने की कोशिश करूं तो फ्लावर में एफ आता है, यहाँ पे राइट में एफ नहीं आता, एल आता है, इसमें एल नहीं आता, ओ आता है, इसमें ओ नहीं आता, इसमें डब्ल्यू आता है, और इसका जो फोर्थ वाला है वो 7 है, ठीक है। और यहाँ पे डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू भी 7 है, इसका मतलब डब्ल्यू हो जाएगा 7, ठीक है। अगला होता है ई, और यहाँ पे ई जो है वो इसका मतलब हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी ई जो है वो आखिरी है लेकिन वो भी है 1, है ना, तो इसका मतलब ई हो जाएगा मेरा 1। अगला देखते हैं आर, आर हो जाएगा, इसका मतलब आखिरी वाला है, तो ये आखिरी वाला भी 6 है, और यहाँ पे भी आर है तो आर भी आखिरी वाला 6 ही है, मतलब ये सीक्वेंस भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्योंकि फोर्थ नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, फिफ्थ वाला फिफ्थ नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने सिमिलरिटी से समझा, तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब लेटर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे एल तो कहीं पे था नहीं, तो हम, लेकिन यहाँ पे था, फ्लावर में था, इसका मतलब एल हो जाएगा 2, तो एल हो जाएगा 2। आई, आई कहाँ था, थर्ड वाला था, तो यहाँ पे थर्ड वाला 4 है, तो 2 4, ठीक है। टी, टी जो है इसका फिफ्थ वाला है, तो ये 8 हो जाएगा, 8 8, ठीक है। 2 4 8 8, कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है तो वही मार्क कर दो, उसके आगे आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ई जो है वो दोनों में कॉमन था और वो 1 था, हम लिख ही चुके हैं, और आर जो है वो 6 है, इसलिए 2 4 8 8 1 6 वुड बिकम आर कंप्लीट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कोडेड वाला क्वेश्चन टाइप, ये एक और कोडेड का ही क्वेश्चन आ गया। इन अ सर्टेन कोड दिस इज रिटन एज दिस एंड सरफेस रिटन एज दिस, हाउ इज हैप्पीनेस रिटन इन दैट पर्टिकुलर कोड। अब यहाँ पे कॉमन वाले पोर्शन का लॉजिक में कम नजर आ रहा है, लेकिन एल के बाद जैसे एम आता है, ठीक है, यू के आसपास टी आता है, सी के आसपास डी आता है, तो यहाँ पे मेरे को इसमें कुछ लॉजिक नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, पहले लखनऊ और एम टी डी जे ओ एन एक्स, ठीक है, और यहां से हम लोग कुछ पहले लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एल होता है 12th, ठीक है, ये होता है 21st, ये होता है 3, ठीक है। के कौन सा होता है, जी एच आई जे के, जे के अगर है तो ये 11 होगा। लखनऊ का एन होता है 14, ओ होता है ई ज्योति के अकॉर्डिंग ई जे ओ, तो वो हो जाएगा 15, और डब्ल्यू होता है सेकेंड थर्ड मतलब 23, ठीक है। एम होता है फर्स्ट थर्ड मतलब 13, डब्ल्यू होता है सेकेंड थर्ड मतलब 23, ठीक है। एम होता है फर्स्ट थर्ड मतलब 13, ई ज्योति के अकॉर्डिंग ई जे ओ टी वाई, तो ये हो जाएगा 20th, डी हो जाएगा 4, ई ज्योति के अकॉर्डिंग ही ये हो जाएगा 10, ई ज्योति के अकॉर्डिंग ही ई जे ओ मतलब ये हो जाएगा 15th, एन हमें पता है होता है 14, और एक्स क्रिसमस
24th नाइट से शुरू हो जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 40। अब यहाँ पे अगर मैं पैटर्न देखूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हो रहा है +1, यहाँ पे हो रहा है -1, यहाँ पे हो रहा है +1, यहाँ पे हो रहा है -1, यहाँ पे हो रहा है +1, यहाँ पे हो रहा है -1, यहाँ पे हो रहा है +1। तो ये पैटर्न +1 -1 +1 -1 का है, शुरुआत +1 से, ठीक है। तो हैप्पीनेस में भी हम यही करेंगे। एचपी का एच होता है 8, ये होता है 1। पी एचपी का ये होता है 16 अलग से बड़ा तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर जगह मिले इनको लिखने की, ठीक है। तो एचपी का एच होता है 8, पी होता है 16। ए होता है फर्स्ट, आईफोन 9 लॉन्च नहीं हुआ था, इसलिए आई को याद रखने का तरीका होता है 9। एन होता है हमारा 14, ई ज्योति का ई होता है 5, एस होता है हमारा 19, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे +1 मतलब 9, -1 मतलब 1 से भी पहले क्या आएगा, जी आएगा, फिर मतलब यहाँ पे 26 हो जाएगा बेसिकली। ये हो गया -1, ये हो गया +1 करना है तो यहाँ पे 17, यहाँ पे -1 करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 15, यहाँ पे हमें +1 करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे -1 करना है तो लिखेंगे 13, यहाँ पे +1 करना है तो लिखेंगे 6, यहाँ पे -1 करना है तो हम लिखेंगे 18, यहाँ पे +1 करना है तो हम लिखेंगे 20, ठीक है। चलिए 9 हो जाएगा आई, ठीक है। आई से शुरू होने वाले 2 हैं, इसका मतलब क्या आंसर नहीं हो सकते, सी और डी आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। ए से जस्ट पहले आता है 26, क्योंकि -1 करना था इसलिए जी, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, इकलौता यही आंसर हो सकता है। और आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे पहले के 2 सॉल्व करके ही आप समझ जाओगे कि कौन सा आंसर मार्क करना है। इस तरीके से आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी पेपर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे 17 और सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिख दोगे तो वही क्यू होता है 17, 15 होता है ओ, ठीक है, 10 होता है ई ज्योति के अकॉर्डिंग जे, ठीक है, 13 होता है हमारा एम, 6 होता है 7 से पहले क्या आता है, जी से पहले क्या आता है, ई एफ जी, हाँ एफ आता है तो 6 हो जाएगा एफ। 18 आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, वो होता है हमारा आर, और 20 आपको पता होना चाहिए, वो होता है टी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला, चलिए तो देखते हैं 38, सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा क्रॉस था वो पहले शिफ्ट किया, मान लेते हैं x यूनिट्स, फिर यहाँ पे आया, फिर से शिफ्ट किया x यूनिट्स इसी तरफ, फिर यहाँ आया, ठीक है। तो अब अगर वो इसी ऑर्डर में मूव करेगा तो x शायद यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब o को देखते हैं, तो o यहां से लेकर यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ आ गया, यहां से लेकर यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ आ गया, अब यहां से लेकर यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला आंसर होना चाहिए डी, ठीक है। मोशन देखो सभी में क्या चल रहा है, चेक कर लेते हैं, आंसर सही दिया मैंने आपको, बिल्कुल सही दिया, ठीक है। सो दैट इज द लॉजिक। चले तो 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब सर्कुलर टेबल मैंने आपको किस तरीके से सिखाया है, ठीक है। जब 6 फ्रेंड्स होते हैं तो उसको बनाने का तरीका होता है ऐसा कुछ, इक्विडिस्टेंट मतलब 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट सीटेड पर्संस होंगे इन सच अ वे दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ठीक है। ये मेंशन अभी तक नहीं है कि वो वेयर आर दे फेसिंग, अगर मेंशन नहीं होगा आखिरी तक भी तो हम एज्यूम करेंगे दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ओनली। Kunal is sitting on the right of Alia and Dhruv is sitting between this and this. Saif is sitting opposite to this and to the right of Kunal, who is sitting between this and this. चलिए शुरुआत से शुरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आलिया को यहां बिठा देते हैं, कुणाल इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आलिया, फेसिंग द सेंटर हम एज्यूम करेंगे, तो टू द राइट ऑफ आलिया कहां हो जाएगा,
इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ऑफ के बाद, देन के बाद, विद रिस्पेक्ट टू के बाद, फ्रॉम के बाद जो भी नाउन आता है हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पे राइट ऑफ के बाद में आलिया आई तो इसलिए आलिया को मैंने पहले प्लेस किया और फिर उसके रिस्पेक्ट में मैंने कुणाल को प्लेस कर दिया। ध्रुव इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड जस्मिन, ठीक है। सो ध्रुव यहां बैठा होगा आरती और जस्मिन के बीचों बीच, ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। सैफ इज सिटिंग ऑपोजिट टू जसमीत एंड टू द राइट ऑफ, ठीक है, कुणाल। क्योंकि कुणाल हमारे पास पहले से बैठा हुआ है इसलिए वो स्टेटमेंट में पहले फिल करूंगा, ठीक है। तो सैफ इज सिटिंग ऑपोजिट टू जसमीत एंड इज अ कंजंक्शन यूज्ड फॉर द फर्स्ट नाउन, मतलब सैफ। तो सैफ इज टू द राइट ऑफ कुणाल, कुणाल का लेफ्ट हो जाएगी आलिया, राइट हो जाएगा सैफ। एंड सैफ इज सिटिंग ऑपोजिट टू जसमीत, जसमीत आ जाएगी यहां पे, ठीक है। और हमें जसमीत और आरती के बीच में किसको बिठाना, ध्रुव को बिठाना था। अब कहीं और पोजीशन तो बची नहीं है, तो ध्रुव इसका मतलब बैठेगा यहां और आरती बैठ जाएगी यहां, ठीक है। हु इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड कुणाल, आरती और कुणाल के बीच में कौन बैठा है, सैफ बैठा है, जो हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी सैफ नहीं, वो साफी है। एनीवेज दैट वुड बी माय आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a certain language, roses are red is coded as कोटीना, ठीक है। Roses are beautiful is coded as ओटीना, ठीक है। What is a code for red in that particular language? तो अगर आप roses are red और roses are beautiful में कॉमन देखो तो वो क्या है, ठीक है। दोनों में टीना इज कॉमन, टीना इज कॉमन, है ना। तो इसका मतलब रोजेस आर, रोजेस आर, ये टी और ना में से कोई एक होंगे, लेकिन जो बाकी बचा हुआ है रेड वो को ही होगा और जो ब्यूटीफुल है वो हो ही होगा, है ना। तो हमसे पूछा भी रेड ही है, सो रेड वुड बी को होना चाहिए। यहां पे का लिखा हुआ विच इज रॉन्ग, आंसर इज को, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन विच इज 35th, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं गैप देखूं, हमें रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस बताना है। 72, 70, 67, 65, 58, 52, 45, ठीक है। पहले इनके गैप हम लोग मेंशन कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा वाला पैटर्न या कौन सा वाला सीक्वेंस होगा सही इनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहे हैं -2, यहाँ पे कर रहे हैं -3, यहाँ पे कर रहे हैं फिर से -2, यहाँ पे लेकिन गैप बढ़ गया, यहाँ पे -7 आ गया, बड़ा गैप है ना। यहाँ पे हो जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा -7, ठीक है। सो -2, -3, यहाँ पे जो गैप है वो थोड़ा अजीब सा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 2, 3, 4, 5 होता तो ये बहुत ही सीक्वेंस वाइज नजर आता। मतलब अगर ये गैप 4 का और 5 का होता तो ये 6 और 7 एक पैटर्न नजर आता, ठीक है, कि -2, -3, -4, -5, -6 और -7, ठीक है। तो वही मेरे हिसाब से यहाँ पे पैटर्न होना भी चाहिए था। देखते हैं, अगर 72 में -2 करते और लिखते 70, इसमें -3 करते लिखते 67, -4 करते और लिखते 63, -5 करते तो हो जाता 58, ठीक है। -6 करते हो जाता 52 और -7 करते हो जाता 45। तो एवरीथिंग इज करेक्ट, ये बस जो 63 है वो होना चाहिए था 65 की जगह। तो 65 वुड बिकम द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ क्लॉज इज कोडेड एज ECSLUA then the code of umpire will be, ठीक है। सो CLAUSE is coded as ECSLUA। तो यहां पे अगर मैं नोटिस करूं तो मैं पैटर्न से ज्यादा एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि जो क्लॉज में था
सी था, एल था, ए था, यू था, एस था और ई था, सब कुछ है इसमें, है ना। तो शायद अंदर ही अंदर इंटरचेंजेबिलिटी हो सकता है, हुई हो, ठीक है। तो सी पहुंच गया +1, एल पहुंच गया +2 पोजीशन पे, ए पहुंच गया, फिर उसके एक एक गैप के बाद यू पहुंच गया हमारा पीछे से पहला। तो अगर मैं यहां पे नोटिस करूं तो इनकी पोजीशन है 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पहुंच गया है 2 पे, ये पहुंच गया है 2 वाला पहुंच गया है 4 पे, ए वाला पहुंच गया है 6 पे। तो पहले के तीन +1 +2 +3 पोजीशनिंग पे आए, ठीक है। यू जो है 4 की जगह हो गया है अब 5th वाले पे, एस जो है वो हो गया है कहाँ पे, 3rd वाले पे, और ई जो है वो हो गया है 1st वाले पे। तो यहाँ पे ये पहले के तीन का पैटर्न और आखिरी के तीन का पैटर्न मेरे को क्लिक हो रहा है। तो वैसे ही मैं जब अंपायर लिखूंगा तो मैं पहले इनको ब्रेक करूंगा आधे में, ठीक है, और फिर यहां पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 और 6। अब 1 पहुंचना चाहिए था 2 पे, मतलब यू आ जाएगा यहाँ पे, ये पहुंचना चाहिए 4 पे तो एम आ जाएगा यहाँ पे, पी पहुंचना चाहिए 6 पे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, आई पहुंचना चाहिए 5 पे क्योंकि 4th वाला पहुंच रहा है 5th पे, तो आई आ जाएगा यहाँ पे, आर आ जाएगा उसके अगले, उसके पहले वाले ऑड पोजीशन पे, और ई आ जाएगा सबसे पहली वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो ई यू आर एम आई पी, ई यू आर एम आई पी, डी ऑप्शन है जो मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है 33rd। यहाँ पे हमें बताना है ऑड वन आउट कौन सा जो है वो सेम सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, हमें वो बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। के एम ओ क्यू, के एम ओ क्यू, SU WX, ACE और G, और IKM और O, ठीक है। के एम, के जस्ट बाद आता है एम, एल एन, नहीं के बाद आता है एल एन, तो यहां पे आएगा +2, MNOP तो फिर से +2, OPQ तो फिर से आएगा +2। तो यहाँ पे 2 का गैप नजर आ रहा है। PQRS UV, एस के बाद डायरेक्टली यू आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1, UVW तो हो जाएगा +2, X हो जाएगा फिर से +1। तो यहाँ पे पहले दो ऑप्शन में +2 +2 +2 या फिर +1 +2 +1 का लॉजिक में से कोई एक लॉजिक होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट और सेकंड में से ही कोई ना कोई ऑड वन आउट होने वाला है। देखते ए सी, ABC तो +2, DE तो +2, FG तो फिर से +2। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड वाला है वो हमारा आंसर होगा। तो B वुड बी माई ऑड वन आउट, ठीक है। जस्ट अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए मैं आई की MOB देख लेता हूं। तो आई JK LMNO, तो यहां पे भी +2 +2 +2 का लॉजिक आ रहा है, ठीक है। सो द आंसर वुड बी बी ऑप्शन जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ 3 सर्कल्स X Y and Z which represent musicians, singers and dancers respectively, ठीक है। तो X रिप्रेजेंट करता है म्यूजिशियंस को, ठीक है, Y रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब सिंगर्स को, और Z रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब डांसर्स को, ठीक है। द सर्कल्स इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म रीजन्स A B C and D। Select the regions that represent musicians who are singers but not dancers, ठीक है। तो अगर मैं A की बात करूं तो A क्या है, म्यूजिशियन एंड डांसर्स बट नॉट सिंगर्स। ये वाला जो पोर्शन है वो है म्यूजिशियन एंड डांसर्स बट नॉट सिंगर्स। ये वाला जो पोर्शन है वो बोलता है डांसर्स एंड सिंगर्स बट नॉट म्यूजिशियंस, और ये वाला पोर्शन बोलता है म्यूजिशियन एंड सिंगर्स बट नॉट डांसर्स। बी वो पोर्शन है जो बोलता है म्यूजिशियन, सिंगर्स एंड डांसर्स, मतलब जो तीनों में कॉमन है। हमें चाहिए क्या है, म्यूजिशियन एंड सिंगर्स बट नॉट डांसर्स, म्यूजिशियन एंड सिंगर्स
but not the answers would be this वाला पोर्शन which is represented by D. ठीक है, तो वो D पोर्शन की बात करता है, ओनली D, ओनली D, ओनली D ये वाला होगा. ठीक है, सो दिस वुड बी माय आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पर रिप्रेजेंट किए गए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स. हमें बताना है द गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू आर्गुमेंट. एक स्टेटमेंट है और दो आर्गुमेंट्स है. डिसाइड विच आर्गुमेंट इज और आर करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. ठीक है, लॉजिकल बात है. आर्गुमेंट ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. ठीक है, तो बिल्कुल हमें मतलब हमें प्लांट करना चाहिए मोर ट्रीज, क्योंकि उससे पॉल्यूशन कम होता है, जो कि अच्छी बात है. तो आर्गुमेंट वन इज वेरी ट्रू, वेरी लॉजिकल. ट्रीज ऑक्यूपाई टू मच ऑफ अर्थ स्पेस. अगर ये आर्गुमेंट ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें ट्रीज उड़ा देने चाहिए, तोड़ देने चाहिए, है ना, विच इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो ओनली वन इज ट्रू वुड बी माई आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, अगला देखते हैं. फाइंड आउट which of the following statement is or are sufficient to answer the following questions. ठीक है, who scored the highest marks in the class. किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए. पवन scored 98% marks in the class. ठीक है, स्वाति scored more than 98 marks in the class. The marks of all the students were less than that of स्वाति's marks. तो अगर मैं अकेला स्टेटमेंट सी पढ़ूं तो क्या मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि अगर जिस स्वाति के मार्क्स बाकी सभी स्टूडेंट से ज्यादा आए हैं तो उसका परसेंटेज भी ज्यादा होगा, उसका रैंक भी सबसे ऊपर होगा, है ना. तो स्टेटमेंट सी अलोन इज लुकिंग लाइक अ सफिशिएंट आंसर. ठीक है, ए बोलता है सिर्फ पवन के मार्क्स विच इज नॉट सफिशिएंट. बी बोलता है कि स्वाति जो है वो पवन से बेटर है. ठीक है, अगर ये बोल दिया जाता कि पवन सेकंड रैंकर है तो अपने आप समझ जाते कि स्वाति इज द फर्स्ट रैंकर. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, जो कि डायरेक्टली मेंशन्ड है सी स्टेटमेंट में, तो वही हमारा आंसर होगा. ठीक है, सो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा. 29 कंप्लीट द सीक्वेंस. यहां पे हमें सीक्वेंस को कंप्लीट करना है. ठीक है, सो 30 56 90 स्पेस 182 240. यहाँ पे जरा गैप देखते हैं. यहाँ पे प्लस का 26 करेंगे तो ये आएगा. यहाँ पे हम प्लस का क्या करेंगे बेटा 34 कर देंगे तो आ जाएगा. यहाँ पे पता नहीं क्या करेंगे, यहाँ पे पता नहीं क्या करेंगे, यहाँ पे लेकिन दिख रहा है हम क्या करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 180 और 240 का गैप होता है 60, उसमें से 2 कम कर दो तो हो जाएगा 58. ठीक है, तो यहाँ पे 26 34. ठीक है, यहां पर अगर मैं गैप देखूं, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द करेक्ट लॉजिक. यहां पे ये प्लस हो रहा है कितने से 8 से. ठीक है, तो अगर यहां पे ये +8 करके देखता हूं मैं तो ये कितना हो जाएगा 42, है ना, और 90 और 42 का समेशन हो जाएगा 132. और अगर ये लॉजिक सही है तो यहाँ पे भी +8 का गैप करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 50. और देखो यहाँ पे +8 का गैप करते हैं तो ये 58 भी हो जाता है. ठीक है, तो लॉजिक अभी अच्छा लगने लगा. तो अब देखते हैं 132 और 50 का समेशन 182 होता है क्या. हाँ होता है, इसका मतलब ये सही पैटर्न मैंने बना दिया. तो द आंसर वुड बी 132. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जितना जल्दी आप हाथ चलाओगे, जितना ज्यादा आप जो लिखा हुआ है वो पहले समझो तो सही क्या है ना. तो अगर आप वो समझ पाते हो तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे. चलिए अगला, फाइंड अ मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज. ठीक है, हमें इनमें से मिसिंग नंबर कौन सा है वो बताना है. 8 13 10 15 और 12. तो यहाँ पे 8 13 10 15 और 12 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे को नजर आएगा प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है, यहाँ पे फिर प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पे फिर माइनस का 3 हो रहा है. सो +5 -3 +5 -3 वाला पैटर्न नजर आ रहा है. तो अगला वाला फिर +5 होके 17 हो जाएगा. 17 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, एंड दैट वुड बी माय आंसर.
ठीक है। सो ये हो जाएगा 28th का लॉजिक। चलिए 27 देख लेते हैं। One statement and two conclusions for the statements are given. Read the statement, think logically and about the conclusions and mark the correct option which follows the statement. ठीक है, तो statement and conclusion, ठीक है। statement कौन बोलता है? speaker. assumption कौन make करता है? speaker. ठीक है। inference कौन make करता है? listener और reader. ठीक है। conclusion कौन make करता है? again the listener और the reader. ठीक है। तो जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है उससे आप क्या समझे वो कहलाता है आपका इन्फ्रेंस। और जितने भी स्टेटमेंट्स बोले गए उन सबको कंबाइन करके जो सबसे अच्छा कंक्लूजन या सबसे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इन्फ्रेंस आप निकाल पाए, दैट इज कॉल्ड द कंक्लूजन। ठीक है, ये मैंने आपको समराइज फॉर्म में बता दिया स्टेटमेंट कंक्लूजन का लॉजिक। अदरवाइज आप पूरा सेशन देखिएगा, वहां पे बहुत सारे केसेस हमने डिस्कस करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, जिससे हमने पूरा ये कंसेप्ट जो है आपके सामने एक्सप्लेन करके दिखाया है। द चैप्टर नेम इज क्रिटिकल रीजनिंग, आपको अपनी ऐप पे दिख जाएगा। चलिए, सोशलाइजिंग सोशलाइजेशन हैज एन आउटकम, कि भैया सोशलाइज अगर आप करोगे तो उससे कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा। ठीक है, वो आउटकम पॉजिटिव है नेगेटिव है, कंक्लूजन से हम समझते हैं। द पर्सन बीइंग सोशलाइज एक्वायर न्यू स्किल्स। ठीक है, हाँ उसका ये आउटकम हो सकता है। सोशलाइजेशन डज नॉट लीड टू चेंज इन बिहेवियर, तो ये आउटकम नहीं हुआ ना। वो कहता है, स्टेटमेंट बोलता है सोशलाइजेशन का कुछ ना कुछ आउटकम होगा। स्टेटमेंट बी बोलता है सोशलाइजेशन करने से आपका बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या उसका आउटकम हो सकता है? नहीं, दिस कैन नॉट बी द आउटकम। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 इज द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन जो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ओनली कंक्लूजन ए फॉलोज वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आप देखो तो ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे रीजनिंग सेक्शन का। और फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, जब भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको फॉर्म करने होते हैं, मेरा सेशन हमेशा ये होगा कि पॉइंट्स देख लीजिए। ठीक है, कि कितने पॉइंट्स हो रहे हैं उनको एक नाम दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ और जी। ठीक है, तो ये मैंने उनको कुछ नाम दे दिए। ठीक है, सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब ए के साथ बनने वाले पहले लाइंस बना लेते हैं। तो ए के साथ बनने वाली लाइन है ए बी, ए ई, ए एफ। ठीक है, ए से निकलने वाली कितनी लाइन है? ए बी एक लाइन है, ए ई एक लाइन है, ए एफ एक लाइन है, और ए एफ के बाद ए जी भी एक लाइन होगी और ए डी भी एक लाइन होगी उसी सीक्वेंस में। ठीक है, सो इसके अलावा तो कोई लाइनें हो नहीं सकती ए से रिलेटेड। ठीक है, तो इनके थ्रू बनने वाले हम सारे ट्राइंगल्स बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो बी के साथ देखते हैं सेम लॉजिक से। तो अब बी के साथ वापस ए पे नहीं जाना, आपको नए वाली लाइंस बनानी है। ठीक है, तो बी के बाद ई आ जाएगा। ई से निकलने बी से निकलने वाली कितनी लाइनें हैं? ए की तरफ नहीं लेना, ई की तरफ स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में कोई और पॉइंट नहीं आता। ए एफ बी एफ आता है, लेकिन बी एफ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बी सी भी आता है। तो ये बी से बनने वाली 3 लाइनें नई लाइनें हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं सी से। सी से सी एफ एक लाइन होगी जो नई लाइन होगी। सी बी लाइन ऑलरेडी हो चुकी है बी सी में। ठीक है, सी डी एक नई लाइन होगी, है ना, सी डी हमारी एक नई लाइन होगी। ठीक है, और सी जी एक लाइन होगी और सी ई भी एक लाइन होगी। ठीक है, अब देखते हैं सेम लॉजिक से जी के साथ। तो जी डी सॉरी डी के साथ सॉरी डी जी, डी जी हमारी एक लाइन होगी और डी एफ हमारी एक लाइन होगी। डी ए हम नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका होगा, है ना। और डी से निकलने वाली सी हो चुकी है, यस। ई नहीं हुई है, तो डी ई भी एक लाइन होगी। सेम लॉजिक से अब हम देखेंगे किसके साथ? ई पॉइंट के साथ। ठीक है, ई पॉइंट के साथ बी ऑलरेडी हो चुका है, ए ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये वाली लाइन नहीं लेंगे। डी ऑलरेडी हो चुका है, वो भी नहीं लेंगे। ई जी मतलब उसके बाद वाली होंगी, तो ई जी वुड बी आ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ई सी ऑलरेडी हो चुका होगा, ई एफ क्योंकि अभी तक एफ और जी नहीं हुए थे इसलिए यही इकलौती पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब देखते हैं
इसके ई के बाद आता है एफ। एफ के साथ ए नहीं देखना, बी सी डी ई कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ एफ के साथ क्या देखना है, एफ के साथ देखना है जी को। तो एफ जी वुड बी द लास्ट लाइन जो बनेगी, ठीक है। अब जी के साथ तो वैसे ही नहीं देखना, ठीक है। तो यहां पे आ गए हमारे ओवरऑल 5 3 4 3 और 2 और 1, इसको हम एक साथ 3 लिख देते हैं, ठीक है। सो 5 + 3 हो गया 8, 8 + 4 हो गया 12, और 12 + 3 + 3 12 + 3 हो गया 15, और 15 + 3 हो गया 18। सो 18 तो लाइंस बन रही है, ठीक है, यूनिक लाइंस, ठीक है। अब हम देखते हैं इनसे ट्राइंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। ए बी के बेस के साथ में ए बी एफ बनेगा, है ना, बिल्कुल ठीक है। अब ए बी एफ बनेगा, और ए बी बेस के साथ में कोई और बन रहा है क्या, ए बी सी बनता अगर ए सी भी एक लाइन होती तो। ए बी बेस के साथ में कोई और ट्राइंगल नहीं बन रहा। ए ई, ए ई के साथ में ए ई एफ बन रहा है ना, ए ई एफ बन रहा है, ए ई बेस के साथ में कोई और नहीं बन रहा। ए एफ बेस के साथ में, ए एफ बेस के साथ में ए एफ बी बन चुका है, ए एफ ई भी बन चुका है, ठीक है भाई। ए एफ ई भी बन चुका है, और कोई बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ठीक है, नहीं लेंगे। ए जी, ए जी के साथ में अगर देखें तो ए जी ई बन रहा है, ठीक है। ए जी बेस के साथ में कोई और बन रहा है क्या, ए जी सी नहीं बनेगा, ए जी और कुछ नहीं बनेगा। ए डी बेस देखते हैं, ए डी बेस के साथ में ए डी ई बनेगा, है ना, बिल्कुल ठीक है। बीई बेस को देखते हैं, बीई बेस से हमारा बीई एफ बनेगा, ठीक है। बीई बेस के साथ में बीई एफ बनेगा, और बीई बेस के साथ में बीई सी भी बनेगा, ठीक है। अब उसमें बी सी बेस के साथ में जो बन रहा था वो वाला, अब हम बी सी बेस के साथ में अब ई नहीं बनाएंगे, बी सी बेस के साथ में अब हम बी सी डी बना सकते हैं, ठीक है। बी एफ, बी एफ बेस के साथ में बी एफ ए नहीं बनाएंगे, बी एफ बेस के साथ में ई नहीं बनाएंगे, बी एफ बेस के साथ में कोई और नहीं बनेगा, तो ये उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के 3 रहे, यहाँ पे 5 की जगह 4 होगा, एक कम ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब सी एफ बेस के साथ देखते हैं, सी एफ बेस के साथ में बनेगा, सी एफ बेस के साथ में बनेगा डी, और सी एफ बेस के साथ में बनेगा सी एफ ई, ठीक है। सी डी बेस के साथ में क्या बनेगा, सी डी बेस के साथ में बनेगा सी डी ई, सी डी बेस के साथ में सी डी ई बनेगा, सीई जी भी बनेगा, सी डी जी भी बनेगा, ठीक है। और सी जी, सी जी बेस के साथ में अब सी जी डी नहीं बनेगा, है ना, सी जी एफ बनेगा, ठीक है। सी जी बेस के साथ में सी जी एफ बनेगा, सी जी डी नहीं बनेगा, और कोई भी नहीं बन रहा, ठीक है। सीई बेस के साथ में, सीई बेस के साथ में सीई बी बनेगा, लेकिन सीई बी बन चुका होगा, ठीक है। और सीई, सीई बेस के साथ में सीई डी बन चुका है, सीई बी बन चुका है ना, सीई बेस के साथ में कोई और नहीं बनेगा, तो यहाँ पे 4 के 4 ही रहे, ठीक है। डीजी देखते हैं, डीजी बेस के साथ में डीजी ई बन चुका होगा, है ना, डीजी बेस के साथ में, नहीं डीजी ई नहीं बना है अभी, डीजी ई बनेगा, ठीक है। डीजी ई बनेगा, डीजी सी नहीं बनेगा, ऑलरेडी बन चुका है वो। डीजी बेस के साथ में कोई और भी नहीं बनेगा। डीएफ, डीएफ बेस के साथ में डीएफ ई बनेगा, डीएफ बेस के साथ में डीएफ सी नहीं बनेगा, पहले बन चुका होगा क्योंकि सी हो चुका है।
DF के साथ में E बनेगा और कोई नहीं बनेगा। DE, DE बेस के साथ में DEA ऑलरेडी बन चुका होगा, DE बेस के साथ में C ऑलरेडी बन चुका होगा, DE बेस के साथ में G, DE बेस के साथ में G भी ऊपर अभियाल बना है, तो वो भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पे बने 2। ठीक है, तो ये अभी तक बने हमारे। अब देखते हैं EG बेस के साथ क्या है। EG जो हमारा बेस है वो बनाएगा A के साथ, बन चुका होगा, ये बनाएगा F के साथ, ये EG वाला जो बेस है वो F के साथ बनाएगा, EG F के साथ बनाएगा। ठीक है, EF और कोई नहीं बना पाएगा, है ना। EF बेस के साथ में, EF अगर मैं बेस लूं तो EF के साथ A बनेगा, EF के साथ G बनेगा, बन चुका है, EF के साथ C बनेगा, वो भी बन चुका होगा, है ना। तो ये सारे हमारे बनेंगे। FG के साथ में बनेगा C, बन चुका है, FG के साथ में बनेगा E, बन चुका है, और कोई बनेगा नहीं, तो यहां पे बना 1। अब देखते हैं कोई डुप्लीकेट तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ABF हो चुका है। ठीक है, ABF सही है, ABF दोबारा तो कहीं नहीं आया। AF के साथ में कभी आया हो, मतलब F के साथ हमने वैसे नहीं देखा। BF, BF के साथ नहीं बनाया था हमने, बिल्कुल सही है। AE, AE के साथ में F, AE के साथ में F, A कहीं और आया, बेसिकली हम ये चेक कर लेते हैं, A कहीं और आया है, कहीं पे भी आया है, नहीं आया। ठीक है, E कहाँ कहाँ आया है, जहां पे भी आया है A के साथ तो नहीं आया होगा, इसलिए ये तो सारे हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पे भी A आया ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं B, BE जहां पे भी आया है क्या, CE, B कहीं और आया है इस वाले सीक्वेंस की जगह पे, इस सीक्वेंस की जगह पे कहीं पे भी B मेंशन है क्या आगे उसके। ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी तीनों के तीनों सही है। अब देखते हैं C, C इसके आगे कहीं भी मेंशन है क्या, CDG, CFD, CFE, CDE, C इसके आगे कहीं पे मेंशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए हमारे पास। 15 would be the correct answer. Let's check. तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 15 वुड बी द राइट आंसर। ये यहाँ पे शायद इन्होंने बी मेंशन किया है, लेकिन एक्चुअली में सी इज अपियरिंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 5 हम बना पाए यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4 5 यहाँ पे बना पाए, 3 यहाँ पे बना पाए, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने क्रॉस चेक करके भी दिखाया कि किस अप्रोच से हम लोग को देखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पे रिपीटेड मेरे को तो नजर नहीं आ रहा, सो आई गेस दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर इज 15। ठीक है बेटा, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ CMAT 2021 जो मैंने आपके साथ करके दिखाया। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर कोई पर्टिकुलर चीज आपको समझ में नहीं आती है, गो बैक टू द ऐप, वहां पे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़े तो आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, okay guys, best of luck. Hope you do well in examination and your strive for getting into a very good MBA be over with us. Keep going, dream big, achieve bigger, and make us proud, and let's go and crack CMAT now. Thank you guys.